अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी पार्ट 2 PCHS कॉलेज के क्वेश्चंस हैं। सवाल है हमारा, डिस्क्राइब ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश। अब आपको सबसे पहले बताना चाहिए दो तरह की फिश होती है, फ्रेश वाटर फिश एंड सेकेंड मैरीन फिश। आपसे पूछा गया है कि फ्रेश वाटर फिश किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। तब देखो होता क्या है कि फ्रेश वाटर फिश के अंदर स्लाइटली हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसकी सराउंडिंग के हिसाब से। इसका क्या मतलब हुआ कि उनकी बॉडी के अंदर वाटर कम और सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बाहर से, क्योंकि वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, तो वो वाटर बाहर से सेल के फिश के अंदर आता रहेगा। और हमने पढ़ी सेल की नेचर कि अगर उसके अंदर वाटर कम है, बाहर सराउंडिंग में ज़्यादा है, तो वाटर सेल के अंदर आएगा और आते आते स्वेल होके बर्स्ट हो जाएगा अगर ये कंडीशन कंट्रोल ना की गई। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये क्या करते हैं कि एक्सेस वाटर पास करते हैं बाय पासिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन से मुराद ये है कि उनका जो यूरिन होगा उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी और सॉल्ट्स कम होंगे। अब इसमें होगा क्या कि वही जो मैंने बताया था कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर आ रहा होगा, उस वाटर को रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस होगा डाइल्यूट यूरिन वाला। इस तरह जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी से निकल जाएगा। साथ ही उसके कुछ आयंस भी हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो वाटर के साथ बाहर चले आएंगे, तो उन्हें वापस लाने के लिए क्या किया जाएगा कि सिलेक्टिव आयंस, यानी जिन आयंस की ज़रूरत होगी उनको दोबारा बाहर से अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा थ्रू द गिल्स। आगे क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, राइट देयर एग्जांपल्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीज टू बी ऑफ एनी यूज टू दियर पजेसर्स। पजेसर्स मतलब कि जिस बॉडी के अंदर वो ऑर्गन्स मौजूद हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है, बट दे परजिस्ट इन रिड्यूस फॉर्म फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि काम कोई नहीं होता लेकिन फिर भी वो बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि आगे की जनरेशन्स तक। लेकिन साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये ऑर्गन्स जो हैं बिल्कुल वेल डेवलप्ड थे, यानी कि सही से बने हुए थे और वो फंक्शनल भी थे, यानी काम भी करते थे इन देयर एंसेस्टर्स, यानी उनके आबाओ अजदाद में, यानी जो उनके पीछे वाली जनरेशन्स थी उनके अंदर ये ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड थे और ठीक से काम करते थे। जिसके एग्जाम्पल्स में आपके पास आ जाते हैं विंग्स ऑफ कीवी एंड ऑस्ट्रिच। अब ऑस्ट्रिच और कीवी के जो विंग्स होते हैं, विंग्स आपको पता है बेसिकली किसके लिए होते हैं, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, बट ऑस्ट्रिच और कीवी को कभी फ्लाई करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि एवोल्यूशन के दौरान जो है वो जिस हैबिटेट पे थे या जिस जगह वो रहते थे वहाँ पे उन्हें उड़ने की ऐसे जितनी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से उनके विंग्स रिड्यूस फॉर्म में हो गए और नॉन फंक्शनल हो गए। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इन मैन, हमारे अंदर जो अपेंडिक्स मौजूद होता है वो भी किसी काम का नहीं होता है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता है, वो जस्ट एक वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर हमारी बॉडी में मौजूद है। एयर मसल्स भी जो हमारे हैं वो भी किसी काम के नहीं है। नॉर्मली एनिमल्स के अंदर एयर मूव कर रहा होता है, लेकिन हमारे पिन्ना जो एयर होता है वो मूव नहीं करता है, इसीलिए हमारे एयर मसल्स भी जो है वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे मौजूद है। हमारे अंदर एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है। एनिमल्स के अंदर ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या काम करती है कि आई बॉल को साफ करती है, लेकिन हमारे अंदर ये तकरीबन रिड्यूस फॉर्म में ही साइड पे एक फोल्ड के तौर पे पड़ी हुई होती है और कोई काम नहीं कर रही होती। इस तरह के और भी बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, बुक में आप एक बार रीड कर लिएगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एजिंग एंड मेंशन इट्स कॉजेस। एजिंग क्या चीज़ है? एजिंग का आपको पता होना चाहिए कि एजिंग जो है एक प्रोसेस है डिटोरिएशन का। इसका मतलब ये है कि तबाही या डिस्ट्रक्शन का एक अमल है जिसे हम एजिंग कहते हैं, इन विच सेल्स स्टार्ट टू ब्रेक डाउन। और इसमें सिंपली होता क्या है कि सेल्स जो है टूटना स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। ये होता किस तरह है कि सेल जो है इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिससे वो ठीक से काम नहीं करते और उनका फंक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। जब उनका फंक्शन लॉस हो जाता है तो इस तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ह्यूमंस में हम एजिंग को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? डिफरेंट साइंस के जरिए। हेयर कलर लॉस हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, और बहुत सी साइंस होती हैं, डिजीजेज वो जो होने लगती हैं, मेमोरी लॉस आ जाता है एंड एक्सेट्रा। उसके अलावा अगर इसकी स्टडी की बात की जाए एजिंग की, तो उसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ये चीज़ आप याद रख लेगा कि स्टडी ऑफ एजिंग को हम कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ये MCQs में पूछा जाता है। उसके अलावा इसकी कॉजेज पूछी गई हैं। अब इसकी कॉजेज जो है ना इतनी एग्जैक्ट नोन नहीं है, मतलब इतनी एडवांसमेंट्स के बावजूद भी एग्जैक्ट जो कॉज है ना वो नहीं पता। फिर भी दो जो साइंटिस्ट वगैरह ने जो अपनी थ्योरीज पेश की है उसमें दो चीज़ें बताई हैं, जेनेटिक ओरिजिन एंड जीन म्यूटेशन। जेनेटिक ओरिजिन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो बॉडी है या हमारे जो सेल हैं वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हैं डेथ के लिए। ये किस तरह से हम कहेंगे कि एक जो सेल होता है ना उसके पास लिमिटेड पोटेंशियल होता है, यानी लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो कितनी बार डिवाइड करेगा। उतनी बार वो डिवाइड करने के बाद इवेंचुअली क्या हो जाता है, वो वहाँ पे अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी खो देता है और उसके बाद वो डाइट यानी एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है या डाई हो जाता है।
फिर जीन म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो वक्त के साथ साथ क्या होता है कि टाइम के साथ साथ जीन म्यूटेशन होती जाती हैं, यानी कि डीएनए की जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी डीएनए अपने रेप्लिकेशन के दौरान जो उसमें कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं या कोई मॉलिक्यूल्स पर अटैक कर रहे होते हैं तो अपने आप को खुद रिपेयर करने की जो उसकी सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। जब वो कम हो जाएगी तो डीएनए में म्यूटेशंस आएंगी और सेल सही से काम नहीं करेगा और क्या हो जाएगा, इस तरह से एजिंग का फिनोमेना होगा। यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ पीसीएचएस कॉलेज। अगर यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।